नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है कांग्रेस के। इधर सुनिए तो, इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भैया है। इधर सुनो मेरी बात। मैं पूछ रहा हूँ भाइयों भैया उनका भी नाम हो सकता है। आपने सबसे पूछा, मैं भैया उनका भी हो सकता है। सुनो, देखिए छाता सोनिया जी पर ही लगता है। खड़गे जी भी बयान में कहते हैं हाईकमान से पूछ के बताएंगे। कहते कि नहीं कहते? बताओ भैया, बोलो ना। सुनो, और फिर भैया इधर देखो, भैया, बहन जी, और अम्मा, और उसके बाद खड़गे जी, और उसके बाद कभी कभी वो भी आ जाते हैं वॉकिंग करते हुए। क्या नाम उनका कि हम प्रधानमंत्री बन सकती हैं? क्या नाम उनका है? क्या नाम उनका जो वॉकिंग करते हैं लोधी गार्डन में? नाम बताइए, क्या नाम उनका है जो ऊंचा वाला कोट पहनते हैं? क्या नाम उनका है? बताइए ना। आप बताइए, आप रहते हैं, आप बताइए। ब्रजेश पाठक, आप मेरे साथ राजनीति नहीं खेल सकते अच्छा, हैं। वो भी आप मुझे 30 साल से जानते हो, तो मैं भी आपको 30 साल से जानता हूं। वो भी कभी कभी कह देते हैं पूरा बहन जी उनकी पत्नी बन सकती हैं, वो भी बोल देते हैं। हो गया कांग्रेस का, छोटा सा बता दिया मैंने हिसाब। समाजवादी पार्टी का है ये, वेबसाइट पे जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया, महासचिव चाचा, छोटे महासचिव छोटे चाचा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी भतीजा, फिर उसके बाद मुख्य भूमिका में भौजाई। पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरा एक ड्राइंग रूम में बैठ के चलता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं। इन लोगों ने संविधान को अपनी मुट्ठी में कैद करके जनता को गुमराह करके वोट हासिल करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज अगर समाजवादी पार्टी को वोट न दे, प्रधानी नहीं जिता पाएंगे। ये आपने परिवारवाद को बेसिकली टारगेट किया कांग्रेस और सपा के नाम पर। बसपा में भी तो परिवारवाद है। आप मायावती को आज याद नहीं कर रहे हैं? केवल 3 मिनट का वक्त रह गया हमारे बीच। क्या वो मायावती जी ने आकाश को बना दिया? आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपने उस पर सवाल कोई पूछा मुझसे? अरे आपने कोई सवाल पूछा? आप ही कह रहे थे उनको, आपने नमाजवादी कहा। चौथी पार्टी है वो आपके राज्य की। सवाल ही नहीं पूछा। हमने तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। हमने तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। आपने बार-बार तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। आपने, मैंने इसलिए बताया कि जो एक आधारभूत ढांचा है, लोकतांत्रिक पार्टी इस देश में मात्र भारतीय जनता पार्टी नहीं। बीएसपी के बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? मेरा कहना है, मायावती जी ने अपने भतीजे को, आकाश को, एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। क्या ये उचित है? इस पर बीजेपी के ब्रजेश पाठक की क्या राय है? देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है और हमारा ये मानना है कि हम उसके बीच इधर देखिए ना, इधर देखिए, जो मुख्य बात है उस पर आइए। क्या आप उनको मानते हैं? नेता है मायावती जी देश की। क्या आप उनको 16, 17, 18% वोटर की नेता है भाई आज की तारीख में। सारा का सारा सवाल उधर ही पूछा है। हाँ, सारा का सारा सवाल सपा पे ही पूछा है आपने वहीं से शुरू किया। बाबर सपा ने लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को हराया यूपी में, इसलिए सपा सबसे बड़ा आपका विरोधी है। बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं सपा लोकसभा में? ये 37 सांसद लेके जो टेम्परेरी जीत होती है वो बहुत लंबा नहीं चल सकती। इन्होंने गुमराह करके। आप बसपा पे नहीं बोल रहे हैं तो क्या मैं ये मान के चलूं, नवभारत के मंच पे ब्रजेश पाठक ये हिंट देके जा रहे हैं कि अगले चुनावों में बसपा और भाजपा के बीच कोई समझदारी हो रही है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है। मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, मैं उनके बारे में चर्चा मैंने आपसे किया है जिनके सवाल आपने हमसे पूछे। नहीं, अभी सुना है कि बीएसपी सुप्रीमो को दिल्ली में बंगला भी मिल गया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आपको तो सारी जानकारी होती है, ये जानकारी कैसे मिस हो गई आपके पास से? आपकी तो नेता रही हैं, आप उनके पीछे सदन में बैठते थे, हमने आपको देखा है भाई, हमने आपको राज्यसभा में कवर किया है, खूब कवर किया है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है रही है बसपा और भाजपा? मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। आपके शब्द भी तलखी वाले नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है बहुत कुछ। आपके चेहरे में बहुत कुछ लिखा हुआ है आज, जैसे आप मुझे पकड़ रहे थे ना। चलिए, मैं आपको और मुसीबत में डालता हूँ। एक चीज और जो हम मुसीबत में डालिए जब नहीं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा ब्रजेश भाई आपसे, और वो ये कि आज की तारीख में छात्रों के भविष्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं गुस्से में, हर हफ्ते वीकेंड पे प्रोटेस्ट होते हैं। मैं पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो दैनिक दिनचर्या है इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। रात में कोई सो नहीं रहा है। जो आज के युवा पीढ़ी है, जो 16 से 25-30 के बीच में है, ये देर तक जग रहे हैं। इंटरनेट अच्छा चल रहा है इस कारण। तो मेरा अनुरोध है सब लोग प्रकृति के साथ चलें, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें और खान पान वही करें जो अनुमन्य है, और शरीर को और मन को स्वस्थ रखें।
और जब शरीर मन स्वस्थ होगा तो कल भारत तुम्हारे पास होगा, और आने वाले कल को आपको स्वीकार करना है। आने वाले कल की ताकत आप हमारी ताकत हो। और मैं प्रधानमंत्री जी की बात को दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 1 लाख नए नौजवानों को देश की सत्ता में आगे लाना चाहते हैं। नौजवानों, आपको तैयार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं, तैयार हो जाओ और देश की सत्ता को कब्जा कर लो। मुझे लगा मैं योग गुरु रामदेव का इंटरव्यू कर रहा हूं। मुझे लगा ही नहीं कि ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू कर रहा हूं। सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी, रात को जल्दी सो जाओ। अब आपकी तरह कुछ टिप्स तुम्हें देना पड़े, आपने कितना घटा लिया है। जो नौकरियों को लेकर परेशानी है, गुस्सा है, उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम लगातार यूजीसी का मामला देखा, हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने सरकारी सेवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख से अधिक नौजवानों को उनकी मेधा कौशल के बुद्धि के आधार पर नौकरी मिली है। कोई इसमें पर्ची खर्ची नहीं चली है जैसा पुरानी सरकारों में होता था। और जो नए उद्योग लग रहे हैं, सब में लाखों की संख्या में मैं कह रहा हूं लोगों को रोजगार मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ के ताले, रामपुर की वायलिन। रामपुर को लोगों ने चाकू के लिए बदनाम कर दिया था। रामपुर की वायलिन का संगीत पूरी दुनिया में बिखर रहा है। पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा की ढोलक। घर में जब मुंडन पसनी होता है तो ढोलक बजती है आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। ढोलक कहां बनती है, कोई बताएगा? केवल अमरोहा में बनती, पूरे देश में अमरोहा की ढोलक जाती है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, बनारस की साड़ी, बिटिया के हाथ पीले करने बनारसी साड़ी एक जरूर आप देंगे। ऐसे ही भदोही के कालीन के बगैर तो कालीन का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवले का मुरब्बा, टांडा के हाथ के बने कपड़े, लखनऊ का जो खान पान है, इस बार यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया। लखनऊ का चिकन, लखनऊ का खान पान यूनेस्को ने अपनी सूची में डाला है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश को। ओडीओपी तो अद्भुत योजना है आपकी। देखिए ओडीओपी ऐसे ही हम लाए हैं, तो तारीफ होनी चाहिए, जम की तालियां बजनी चाहिए। ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन हम लाए हैं। हर जिले में कुछ ना कुछ टेस्ट है। आप चले जाइए फतेहपुर में मालवा का पेड़ा, चकलवंशी के रसगुल्ले, मैगलगंज के रसगुल्ले, हमारे जौनपुर की इमरती, आपके मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा टेस्ट है। लखनऊ की चाट, मतलब उत्तर प्रदेश को ब्रांडिंग देने का काम। और उत्तर प्रदेश, यही रोजगार है ना। सवर्ण समाज क्यों नाराज है? कोई नाराज नहीं भैया, कोई नाराज नहीं है। सवर्णों के रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई नाराज नहीं है, पैनल पे हम सब साथ हैं। और सुनिए, मैं आपको कि सवर्ण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा चेहरा है। मैं बता रहा हूं, हम पूरी तरह से अपने समाज के साथ खड़े हैं और उनकी पीड़ा को हम समझते हैं। और समय आने पर रेक्टिफाई होगा। और हर स्थिति में हम सर्व समाज के साथ खड़े हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आपके वीडियो वायरल हुए थे, ऐसा क्यों था कि आप कुछ बोले नहीं चले? वायरल तो आप करते हैं, हम करते हैं, और क्या मीडिया करते हैं। अच्छा, आप बोलते नहीं है खुलकर। देखिए ऐसा है ना, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे चुप बहुत बड़ा शब्द होता है। चुप्पी की भी आवाज होती है, बहुत आवाज होती है। आप महसूस करिए, जब आप कुछ कह नहीं पाते हैं तो आंतरिक पीड़ा आपको किस ढंग से रोकती होगी, कैसे क्या करते होंगे आप अपने को मैनेज करिए। कभी आपको कुछ कह दे कोई तो आपको कैसा लगेगा? तो सोचिए कि हम कितने बड़े उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमको लोगों के साथ खड़ा होना है, और लोगों के साथ में खड़ा हूं। आप, क्योंकि मैंने आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, अभी आप पिछले दिनों मेरठ में थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप भावुक हो गए गरीबी को देखकर। आप उसका मैं ये मतलब बहुत ही टची वीडियो था। उसका कारण हुआ ये सुमित जी, हम गए आदरणीय हरिओम पवार जी के कार्यक्रम में, बहुत बड़े कवि हैं। उस कार्यक्रम में हरिओम पवार जी ने मुझे बहुत बड़ा ऐसा बता दिया कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ज्यादा हो गया है। तो मैंने एक व्यक्ति को पीछे खड़ा देखा, तो मैंने कहा माइक से कि हम इस जब पढ़ने के लिए आया तो मैं, हवाई चप्पल थी, जाड़े में जूता नहीं होता था, एक पैंट शर्ट था, उसी को धोते सुखाते थे, हाथ से बना के खाना खाते थे। आटा मारना मुझे आता है, कभी आटा ज्यादा हो जाता, कभी पानी ज्यादा, ऐसा करके ढेर सारा आटा मर गया। अम्मा ने स्टोव रखा था, स्टोव तो अब कोई आता ही नहीं है, स्टोव मिट्टी के तेल वाला, स्टोव तवा रखना भूल गई। मुझे पहला दिन याद है जब मैं पढ़ने आया घर से, कमरा किराए पे लेकर रह रहा था और तवा नहीं था, तो मैंने स्टोव पे सीधा रोटी डाल दिया हाथ से बना के,
और काली रोटी और आलू की सब्जी मैंने बना के खाया, प्योर काली रोटी थी वो दिन, आज भी वो टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं समझता हूं जो गरीब आदमी है, 8x8 का कमरा था, सार्वजनिक शौचालय में जाता था, 50 रुपए महीने का खर्चा मिलता था, उसी में पूरा दिन चलाना, आने जाने का किराया भी उसी में था। तो मैं गरीब आदमी की पीड़ा समझता हूं। जब मैं किसी को रोते देखता हूं तो अपना चेहरा उसमें देखता हूं, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आए थे कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं जो भी हूं उस गरीब आदमी की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा, हर परिस्थिति में उसके साथ रहूंगा, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी मदद करूं। आप देखते होंगे प्रतिदिन मैं 1500 लोगों से मिलता हूं, तो कई लोग आते हैं तो मुझे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो मैं स्वीकार करता हूं, अपने सहयोगियों से कहता हूं ये जो पुलिस के लोग हैं उनको पकड़ा, नहीं नहीं, ये जो कह रहा है ये हमारे लिए प्रसाद है, हमारी जिम्मेदारी है मैं सुनूं। हमारी जिम्मेदारी का प्रथम पक्ष यह कि उसकी बात मैं सुनूं और सुनकर के उसकी पीड़ा को दूर करूं, भले ही मुझे कुछ कहता है मैं स्वीकार करूंगा। यही पूंजी है ब्रजेश पाठक साहब की, जो इतने सालों से राजनीति में रहकर भी अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए हैं, जमीन पे अपनी पकड़ को बना के रखे हुए हैं और लगातार राजनीति के हर रोज नई सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात